नमस्तुभ्यम वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैपियंस क्वेस्ट में। तो आज जो हम लोग का चैप्टर रहेगा, फोर्थ चैप्टर होगा, जिसका नाम द राइट ट्रैप है, जिसका टाइटल राइट ट्रैप है। तो आज का जो चैप्टर है ना हमारा, थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हट करके थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें बात उसकी उस चीज़ की जाएगी जहाँ पर लोग ज़्यादातर हमेशा एक ट्रैप में फंसे रहते हैं। यहाँ पर चैप्टर का नाम तो राइट ट्रैप है, जो चूहे पकड़ने का जो ट्रैप होता है, चूहे पकड़ने की जाली होती है, फिर चूहे की जेल जिसको कह सकते हैं, उसको तो रेड ट्रैप कहते हैं। लेकिन रेड ट्रैप यहाँ पर ज़्यादा इसेंस ना दे करके, यहाँ पर ट्रैप जो इसेंस दिया गया है ट्रैप का, वहाँ पर दिया गया है इंसान का, कि इंसान कैसे दुनिया में मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसा रहता है, जिसका कोई लास्ट में अर्थ नहीं होता। और यहाँ पर मूल भाव जो जो इसेंस है चैप्टर का, जो मेन कॉन्सेप्ट है चैप्टर का, जो थीम है चैप्टर की, वो यही बताती है कि कैसे कि इंसान अपनी मूल प्रवृत्तियों में इतना ज़्यादा उलझ जाता है कि वो केवल कुल मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ही वैल्यू देता है, जो उसके नेचर के आसपास जो चीज़ें, आसपास के जो चीज़ें हैं, जो उसके आसपास के सामान हैं, वस्तु हैं, जो उसको कहीं न कहीं आपस में प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि वो नैतिक ज़िम्मेदारी या फिर आध्यात्मिक ज़िम्मेदारी को छोड़ कर के वो केवल भौतिक ज़िम्मेदारी के पीछे भाग रहा है। कहीं न कहीं वो अपने आप से दूर हो रहा है, ठीक? जैसा कि आज हम लोग देखते हैं कि एक दुनिया जो है, भले ही एक ग्लोबल विलेज बन गई है। आप इंटरनेट के माध्यम से या फिर किसी न किसी टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से आप आपस में जुड़ गए हैं, परंतु हो क्या रहा है कि आपस की दूरियाँ बढ़ गई हैं। भले ही दूरियाँ, भौतिक दूरियाँ कम हो गई हैं, लेकिन जो हमारी मानसिक दूरियाँ थी, जो हमारी आध्यात्मिक दूरियाँ थी, जो हमारी भावनात्मक दूरियाँ थी, वो कहीं न कहीं बढ़ गई हैं। कम होने की जगह वो बढ़ गई हैं। तो यहाँ पर जो द राइट ट्रैप चैप्टर है, मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है कि किस तरह से यहाँ पर बताया जाता है कि रैट ट्रैप से इसका कंपैरिजन किया गया है। सही से कहें तो रैट ट्रैप का पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है, मानवीकरण किया गया है, जिसको फिगर ऑफ स्पीच में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑथर के बारे में भी हम जानेंगे, सीधा अपने स्टोरी पे लाएंगे बिना समय गंवाए। तो देखिए, सेल्मा लेगरलॉफ हमारी ऑथर हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है 1858 और डेट ऑफ डेथ 1940 है। स्वीडिश राइटर हैं। और इनके, अब देखो, जब राइटर स्वीडिश हैं तो इनकी लैंग्वेज स्वीडिश होगी, तो इसको ट्रांसलेट किया गया है कई अदर अदर लैंग्वेज में। लेकिन एक खास बात इनकी है कि एक यूनिवर्सल थीम को ये लेकर चलते हैं, ज़्यादा अपने थीम से भटकती नहीं है। जो इनका ट्रैक है वो यूनिवर्सल थीम रहता है हर स्टोरीज में। और इनका जो थीम का बिलीफ है ना, वो ये है कि इसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बींग्स हमेशा होनी चाहिए। और ये कैसे अवेकन की जा सकती है? अंडरस्टैंडिंग एंड लव से। यानी कि एक अच्छी समझ और एक अच्छे प्यार भले माहौल से एक इसेंशियल गुडनेस इंसान के अंदर पैदा की जा सकती है। एक इंसान को अच्छा बनाया जा सकता है, उसको मोरली और कहीं न कहीं स्पिरिचुअली उसको अच्छा किया जा सकता है। कहीं न कहीं वो जो हम बताते हैं कि हाँ, केवल एकमात्र हमारा उद्देश्य पैसा कमाना है या फिर केवल पैसे खर्च करना नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर मानवीयता का गुण भी होना चाहिए। क्योंकि खा के सोना और फिर सो के खाना, वही इंसान करता रहता है जो एक इंसान को जानवर बना देता है। कहते नहीं है कि बहुत एक अच्छी लाइन है कि सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। तो वो कार्य नहीं करना है यहाँ पर, वो तो एक पशु की ज़िंदगी हो गई। यहाँ पर हमको ह्यूमन को, ह्यूमननेस की, जो ह्यूमन की ह्यूमैनिटी, वो कहीं न कहीं अवेकन करती है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो स्टोरी है, स्टोरी अमिट्स का मतलब होता है बीच में। तो स्टोरी जो है, जो स्वीडन की माइन्स हैं, जो कि आयरन ओर में काफ़ी रिच होती है, वहाँ पर ये स्टोरी को प्लॉट किया गया है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हिस्ट्री और लीजेंड की जो मतलब, लीजेंड का मतलब वो होता है कि जो बहुत ही प्रचलित कथाएँ हैं, जो बहुत ही प्रचलित कहानियाँ, उनको लीजेंड कहा जाता है। तो हिस्ट्री और लीजेंड भी कहीं न कहीं ये चीज़ बताती है स्वीडन की। तो कहीं न कहीं ये हमारी एक स्टोरी फेयरी टेल की तरह भी है, क्योंकि यहाँ पर एक असम्पशन किया गया है ट्रैप को, एक दुनिया को ट्रैप में, जैसे कहते नहीं कि अ ये दुनिया क्या है, एक कहीं न कहीं आपको भ्रमित करने का एक माया जाल है, एक इल्यूज़न है। कई बार इसमें आप लोग देखेंगे तो कई सीरीज़ भी यूट्यूब पर चल चुकी हैं या फिर टेलीविज़न में आ चुकी हैं, कि बताया जाता है कि कहीं न कहीं इसको, ऐसा तो नहीं है कि इस दुनिया को किसी थर्ड 4th जनरेशन सॉरी, कहा जाता है कि 4th डायमेंशन वालों ने बनाया हो या फिर 10th डायमेंशन वालों ने, या फिर एलियन की लाइफ हो, मतलब कई चीज़ें ऐसी कहा जाती है कि इल्यूजन के विषय में। तो यहाँ पर उन चीज़ों की विशेष महत्व है। अब देखो, कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इसको जानेंगे, उसके बाद सीधा अपने स्टोरी पर आएंगे कि कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। अब देखो, बॉडी का मतलब आपकी जो फिजिकल बॉडी होगी उससे मतलब है, और सोल का मतलब आपकी जो आत्मा है, यानी कि आत्मिक ज्ञान और जो आपके भौतिक ज्ञान है, उसको साथ में रखना है। यानी कि आत्मा और शरीर का एक साथ संतुलन बना के रखना ही क्या है, यहाँ पर बताएगा। हंगर ग्लेम्ड इन हिज आइज। हंगर का मतलब भूख होता है, ग्लेम्ड का मतलब चमकना, यानी कि दिख गई उसके आंखों में, हमको भूख दिख गई। प्लॉट्स अलोंग द रोड, यानी प्लॉट्स किसको कह सकते हैं?
जब कभी आप रास्ते पे चल रहे हैं और अपने पैरों को उठा करके ना करके घसीट कर चल रहे हो तो इसको कहा जाता है प्लॉट। और प्लॉट्स अलोंग द रोड यानी कि सड़क पर आप पैरों को घसीट कर चल रहे हैं। अनवांटेड जॉय मतलब कि जो जॉय हमको नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम खुश तो होना चाहते हैं, खुशी हमको मिल भी जाती है, पर उसमें उस खुशी का कोई विशेष महत्व नहीं रहता। इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, पेनिट्रेट का मतलब होता है छेद करना, इम्पेनिट्रेट का मतलब होता है जिसमें छेद ना किया जा सके, यानी कि जिसका भेदन ना किया जा सके, जिसको भेदा ना जा सके, यानी कि जिसको तोड़ा ना जा सके। प्रिजन का मतलब जेल होता है, तो वो जेल जिस जेल को कभी भी तोड़ा ना जा सके। नॉडेड है हॉटी कंसेंट, नॉडेड का मतलब सिर हिलाना होता है, और हॉटी का मतलब थोड़ा का कह सकते हैं हाँ इगोइस्टिक मैनर में। कंसेंट का मतलब सहमति होता है, यानी कि एक इगोइस्टिक मैनर में हाँ सहमति के मध्य में सर को हिलाना, यानी कि हाँ मतलब एक कहते नहीं कि हाँ अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक, बस इस तरह। ईस्ट हिज वे का मतलब, ईस्ट का मतलब आसान करना होता है, वे का मतलब रास्ता, यानी कि रास्ते कहीं ना कहीं आसान हो गए। फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर थॉट के, पार्टिकुलर विचार के जो है हमारे लाइन में हम एक अरेंजमेंट हमारा जो है हो जाए, किसी न किसी के थॉट को हम मानने लगे। थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, यानी कहीं ना कहीं थिंग्स क्या हो गई, डाउन हिल चली गई। तो थोड़ा सा अब ये चीज़ों के विषय हमको पता चल गया। ये इन लोगों का जो ये अर्थ है ना, इन फ्रेजेस का अर्थ जो है सही सही कंटेक्स्ट में ही आता है कि कहाँ पर ये चीज़ें यूज हुई हैं। तो अपने सीधा स्टोरी पर आते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक आदमी था और वो रेड ट्रैप्स को बेच रहा था। और रेड ट्रैप्स किसके बने थे, तारों के रेड ट्रैप्स बने थे, मतलब जो वायर्स होते हैं। और वो अपने आप वो क्या कहते हैं खुद ही बनाता था उन रेड ट्रैप्स को और उनको सेल करता। अब देखो वो बनाता कैसे था, उसको जो भी मटेरियल कहीं न कहीं मिल जाए, कहीं न कहीं स्टोर पर गया और कुछ माँग लिया, फिर कोई बिग फार्म थे वहाँ पर कुछ बचा हुआ था, तो वहीं के सामानों को लेकर के, वहीं के मटेरियल्स को लेकर के वो रेड टेप्स को बनाता था। और ख़ास बात यहाँ पर ये थी कि बिज़नेस इसका जो ये रेड टेप बनाने का बिज़नेस था बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल नहीं था, जिससे इसको भूख इसकी दूर हो सके या फिर खाना इसको मिल सके, अच्छे से रह सके। तो करता क्या था कि ये जो है बेकिंग भी करता था, यानी कि भीख भी कभी-कभी माँग लिया करता था, क्योंकि हो सकता है उसको जो है उतनी ज़रूरत ना पूरी हो पाती हो। और प्रिटी थीवरी, थीवरी थीव का मतलब चोर होता है, थीवरी का मतलब चोरी करना। तो यानी कि कभी-कभी थोड़ी बहुत वो चोरी भी कर लेता था। क्यों? कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। देखो यही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर आ गई ना, जो अभी हम लोगों ने फ्रेज़ में पढ़ा, वही चीज़ यहाँ पर हुई, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। क्यों? क्योंकि बॉडी उसकी टुगेदर, बॉडी अच्छी कब रहेगी, यानी कि जब उसका पेट जब भरा रहेगा तो उसकी शरीर स्वस्थ रहेगी, अच्छी रहेगी। और सोल टुगेदर, सोल का मतलब है यहाँ पर जब वो अ, नैतिक कार्य करेगा, जब वो मोरल वर्क करेगा, जब अपने से कमा के खाएगा तो उसका जो है सही कार्य में सही कार्य करके सही पैसा कमाएगा। तो यानी कि कहीं न कहीं जो उसकी बॉडी है, सोल है, यानी कि वो अच्छा काम और गलत काम भी साथ में करके कमा रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छा काम कर रहा है कि अपने पैसे से अपने चीज़ों को बना रहा है, मेहनत करके उस चीज़ को बेच रहा है, अच्छे कम पैसे कमा रहा है। अच्छे पैसे का मतलब यहाँ पर गुड मनी जिसको कह सकते हैं, वो बैड मनी नहीं है, काला धन नहीं है वो। और जब वो चोरी कर रहा है और जब वो भीख माँग रहा है तो कहीं न कहीं वो गलत काम भी कर रहा है, यानी कि बॉडी और सोल टुगेदर वो लेकर चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, रैग उसके कपड़े रैग्स में है, मतलब रैग्स का मतलब फटे हुए पुराने टुकड़े। चीक्स वर संकिन, चीक्स का मतलब जो उसके गाल हैं वो संकिन का मतलब एकदम अंदर की तरफ धँसे हुए हैं। एंड हंगर ग्लेम्ड इन हिज आईज, यानी कि भू कहीं न कहीं उसके आँखों में हंगर ग्लीम हो रही है, हंगर कहीं न कहीं वो प्रकाशित हो रही है, भूख उसको आँखों में दिख रही है। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड यहाँ पर जो शब्द है ना, वैगाबॉन्ड का मतलब जो यहाँ पर इधर-उधर भटकते रहते हैं, इन लोगों को वैगाबॉन्ड कहा जाता है। कई बार इन लोग को जो है ये इस चीज़ों से फ्रेज़ किया जाता है कि ये नोमैडिक होते हैं, पर नोमैडिक और वैगाबॉन्ड में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। नोमैडिक उन लोगों को कहा जाता है जो जंगलों में इधर-उधर जा कर के कहीं न कहीं अपना जो एग्रीकल्चरल वर्क है उसको करते हैं। और वैगाबॉन्ड इधर-उधर घूमने वाले होते हैं, कहीं न कहीं रैग पिकर भी हो सकते हैं, स्क्वैटर्स भी हो सकते हैं और एन्क्रोचर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कई फ्रेजेस को हम यूज़ कर सकते हैं वैगाबॉन्ड के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पर पहने कहने की बात सीधी-सी साधारण-सी ये है कि कोई इस चीज़ को सोच भी नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मोनोटोनस का मतलब एक ही धुन में वो ज़िंदगी को जिए जा रहा है। वैगाबॉन्ड करते क्या हैं, वो केवल अपने एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, अपना खाने का प्रबंध करते हैं, अपनी आजीविका को चलाते हैं। और हू प्लॉट्स अलोंग द रोड, यहाँ पर इसकी एक स्पेसिफिकेशन ये है कि वो सड़क पर पैरों को घसीट कर चलता है, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, यानी कि अपने ही कहीं न कहीं धुन में खोया रहता है और यहाँ पर अपने पैरों को घसीट कर चलता है। लेकिन इस आदमी के दिमाग में ना एक लाइन ऑफ थॉट कहीं न कहीं आ गया। एक दिन हुआ ये कि
इसको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत एंटरटेनिंग लगा। इसके दिमाग में एक सीरीज़ ऑफ थॉट्स चलने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि वो ये सोच रहा था कि कहीं न कहीं ये जो नेचुरली है ना कि जो रैट रैट ट्रैप्स का जो आइडिया था उसके दिमाग में कहीं न कहीं आ गया कि क्या मैं रैट ट्रैप्स को बनाकर बेच नहीं सकता? तो उसको पता था कि हाँ, मैं रैट ट्रैप को भेज रहा हूँ और ये जो रैट ट्रैप का काम होता है कहीं न कहीं इसमें चूहे को पकड़ा जाता है। पर उसके दिमाग में ये चीज़ आया कि जैसे रैट ट्रैप्स को पकड़ के हम चूहों को पकड़ के हम रैट ट्रैप्स में रख देते हैं, चूहेदानी में रख देते हैं, तो होता क्या है कि ये कहीं न कहीं जो पूरा वर्ल्ड है ना, ये भी तो कहीं न कहीं एक रैट ट्रैप हुआ, यानी कि ये भी कहीं न कहीं कोई जाल ही तो है। कहीं न कहीं ये भी एक पिंजड़े की तरह ही तो है, जहाँ पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पिंजड़े में एक तरह से बंद हैं। पूरी ज़मीन, ये पूरा जो समुद्र है, जो शहर है, जो गाँव है, ये और कुछ नहीं बल्कि एक बिग रैट ट्रैप ही तो है। तो उसके दिमाग में कहीं न कहीं ये बहुत ही फ़ैसिनेटिंग आइडिया है, उसको बहुत एंटरटेनिंग लगा। उसने सोचा कि मैं जो सोच रहा हूँ, कहीं न कहीं सही है कि नहीं? और उसको क्या लग रहा है कि उसको लग रहा है इट हैड नेवर एक्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, यानी कि ये बेट का मतलब होता है चारा, BAIT, यानी कि ये लोगों के लिए चारे के अलावा और कुछ नहीं। यानी कि कहने का अर्थ बहुत यहाँ पर सिंपल है कि ये कभी भी अलग चीज़ इस दुनिया ने कभी किसी को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम चूहेदानी में चूहे के लिए ऑफ़र करते हैं क्या चीज़ और पोर्क को, चीज़ का मतलब होता है जो पनीर होती है उसको चीज़ कहते हैं, पोर्क का मतलब जो गाय का मांस होता है, गोमांस जिसको कहते हैं उसको गाय गोमांस कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप गोमांस को, पनीर को उसके अंदर रखते हैं तो चूहा क्या होता है? टेम्पटेड होता है, यानी कि आकर्षित होता है उस चीज़ को, उस बेट को चारे के लिए टच करने के लिए, और वैसे ही वो दरवाज़ा क्या होता है? बंद हो जाता है और सब कुछ अंदर ही अंदर रह जाता है, बाहर ख़त्म हो जाता है। तो वैसे बता रहा है कि ये जो दुनिया है ना, दुनिया भी लोगों को क्या करती है? रिचेस और जॉय देती है, यानी कि इनको अमीर बनाती है, गरीब बनाती है, इनको खुशी देती है, गम देती है, शेल्टर देती है, फूड देती है, हीट देती है, क्लॉथिंग देती है। यानी कि एग्ज़ैक्टली वैसे सेम टू सेम है जैसे कि रैट ट्रैप में चूहे को वो चीज़ चाहिए जो उसके जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है, तो वहाँ पर इंसान को भी वही चीज़ें मिलती हैं जो उसके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और अंत में होता क्या है कि इंसान इसी इन्हीं चीज़ों के चक्कर में फँस के एक विशियस साइकिल में फँस जाता है, और वैसे ही चूहे के साथ होता है। चूहा भी क्या होता है? रैट ट्रैप के अंदर घुस जाता है और दरवाज़ा बंद होता है और वो उसी में अंततः के लिए सभी हर जगह के लिए फँस जाता है। तो यहाँ पर उसके दिमाग में बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है और कहीं न कहीं सच्चाई भी होती है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, यानी कि ये दुनिया भी कहीं न कहीं उसके साथ बहुत ही दयालु कभी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? दुनिया ने उसको कभी भी इतना अच्छा कोई चीज़ नहीं दे पाई जो वो हमेशा से चाहता था। तो दुनिया को कहीं न कहीं वो रेट ट्रैप ही समझ रहा है। वो कइयों को ऐसे जानता है कि जो इस डेंजरस स्नेयर, स्नेयर का मतलब भी जाल होता है। तो बताता है कि कई लोग इस डेंजरस बेट में, डेंजरस जाल में जो है फँस गए और इसी में जो है हमेशा से के लिए चक्कर लगाते रह गए। इन्हीं चीज़ों के बीच में जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें थी, जो कभी भी उनके काम नहीं आनी थी, वो स्पिरिचुअल चीज़ों को छोड़ कर के इन चीज़ों के विषय में हमेशा के लिए फँस गए और वहीं के रह गए। तो हुआ क्या कि एक डार्क इवनिंग को जो है वो ट्रजिंग कर रहा था। ट्रजिंग का मतलब होता है रोड पे आप चलते रहे कहीं न कहीं, एक एक तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसी वाक जिसमें आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा थके-माँदे फ़ील कर रहे हो, उसके बावजूद भी आप क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। तो यहाँ पर वही बताता है कि तो वो बहुत ही थके हुए विचारों से, थके हुए शरीर से वो जो है चल रहा था एक डार्क इवनिंग में, तो उसको क्या दिखता है कि एक ग्रे कॉटेज दिखता है, यानी कि झोपड़ी दिखती है सड़क के किनारे, और वो डोर पे नॉक करता है और शेल्टर माँगता है रात को रुकने के लिए। तो उसको मना नहीं किया जाता। जो बूढ़ा आदमी रहता है वो उसको कह देता है कि हाँ भाई आओ आप। और उसको लगता है कि ये जो ओनर है ना, ओनर बहुत ही ओल्ड मैन है, और वो जान जाता है कि ओनर की कोई जो ओल्ड मैन है उसकी ना ही कोई वाइफ़ है, ना ही कोई बच्चे हैं, और ओनर भी बहुत ही खुशी फ़ील करता है, यानी कि बहुत ही हैप्पी फ़ील करता है। क्यों? क्योंकि उसके अकेलेपन में कोई न कोई उसको बात करने के लिए मिल गया था। अब ओनर करता क्या है, उसको पॉरिश पॉट देता है, यानी पॉरिश का मतलब हलवा होता है, पॉट का मतलब जिस बर्तन में देता है, तो उसको हलवा देता है। और उसको फायर भी मतलब करता है, यानी कि देख आप जानते हैं कि स्वीडन जैसे देश जो नॉर्थ की तरफ बाल्टिक सीज़ की तरफ जो देश होते हैं वहाँ पर बहुत ठंडक रहती है, तो फायर ऑफ़र करता है। पॉरिज का पॉट भी देता है जो है, पॉरिज का पॉट जो है फायर पे रख देता है और उसको ऑफ़र करता है कि हाँ, आप लीजिए। और सपर भी देता है। सपर एक इनकी नाइट मील होती है जिसमें आप कह सकते हैं कि कुछ न कुछ सिस्टम ये लोग बनाए होते हैं, कैसे उसमें जूस होता है, यानी कि वेजिटेबल्स होते हैं, तो वो उनके मतलब खाने की डिश है एक तरह से। उसके बाद फिर वो करता क्या है कि एक बिग स्लाइस अपने टोबैको रोल से काटता है और
उनकी पाइप में डाल देता है। पाइप क्या है, वहाँ पर बात हो रही कि जैसे वो आप लोग देखे होंगे कि जो हुक्का वो लोग पीते हैं उसमें टोबैको का जो मटेरियल को चीज़ करते हैं, मटेरियल उसमें यूज़ करते हैं, तो वही यहाँ पर टोबैको रोल से एक बिग बड़ा स्लाइस काट करके ओल्ड मैन उसमें स्ट्रेंजर की जो पाइप होती है उसमें डाल देता है, वो लोग हुक्का आराम से पीते हैं। उसके बाद वो करता क्या है ओल्ड मैन कि एक ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स निकालता है, यानी कि जो कार्ड का गेम होता है, और मझोलिस खेलता है। मझोलिस उसको कहते हैं, एक स्वीडन का एक गेम है, कार्ड का एक गेम होता है, यानी कि जैसे यहाँ पर पत्तों का गेम होता है वैसे वहाँ पर मझोलिस कहा जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ जैसे 54 जिसमें कार्ड्स होते हैं और उसमें कई इक्के और क्या तो क्या उसमें होते हैं, मतलब वैसे वहाँ का उनका अपना गेम है, तो वो लोग तब तक खेलते हैं जब तक बेड टाइम नहीं हो जाता। ओल्ड टाइम जो ओल्ड मैन था वो केवल जनरस हो रहा था और उसको लग रहा था कि हाँ वो जो है वो जब टोबैको और हलवा उसको जब खिलाता है, जब पॉरिश देता है, तो वो गेस्ट को बताता है। गेस्ट को कौन बताया? ओल्ड मैन। ओल्ड मैन कौन है? जो वहाँ पर कॉटेज पर रह रहा था, और आया कौन था? यही जो हमारा आदमी जो रॉय ट्रैप जो बेचने वाला था। तो वो बताता है कि जब उसके प्रॉस्पेरिटी के दिन थे तो रैमजो आयरन वर्क्स में वो काम करता था, यानी कि पुराने दिनों की बात कर रहा है। और लैंड पर भी वो कहीं न कहीं अपने लैंड पर भी काम कर रहा था, लेकिन वो बताता है कि अब वो इतना काम करने लायक नहीं रह गया, वो लेबर के लायक नहीं रह गया कि दिन में वो काम कर सके। तो उसकी जो गाय है, उस गाय ने उसका बहुत सपोर्ट किया है, और वो गाय इतनी अच्छी है कि वो इतना दूध दे देती है कि हाँ, उसको उसका क्रीम बनाया जा सके। और बताता है कि अंतिम महीने ना, पिछले महीने तो उसने 30 क्रोनर पेमेंट में पाए, यानी कि गाय के क्रीम को बेचकर उसने 30 क्रोनर पाए, यानी 30 क्रोनर। क्रोनर वहाँ की जो है करेंसी है, जैसे अपने यहाँ रुपया है तो कह सकते हैं कि हाँ वो था 30 रुपये उसने जो है यहाँ पर वहाँ पर पाए। अब 30 रुपये हो सकता है उस समय की बहुत बड़ी बात रही होगी, तो वहाँ पर क्रोनर मतलब करेंसी वैल्यूएशन की बात है कि वहाँ पर हो सकता है एक क्रोनर की वैल्यू कुछ ज़्यादा हो, तो करेंसी वहाँ पर है। तो स्ट्रेंजर मस्ट सीम इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। इनक्रेडुलस की मीनिंग होती है कि हाँ उसको थोड़ा सा विश्वास नहीं हुआ, वो अनबिलीवेबल था वो उसके लिए, स्ट्रेंजर के लिए। तो वो क्या करता है, ओल्ड मैन उठता है और विंडो के पास जाता है, और वहाँ पर एक जो लेदर पाउच वहाँ पर जो नेल से लटक रहा था विंडो फ्रेम के बगल में, जो वहाँ पर खूंटी से जो लटक रहा था लेदर पाउच, उसको उठाता है और उसमें से 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर के बिल्स को निकालता है, यानी कि 10 के सिक्कों कह सकते हैं, रिंकल्स सिक्के निकालता है और उसको दिखाता है कि आँखों के सामने दिखाता है। तो वो जब नॉडिंग करता है, अपने सर को हिलाता है, नॉडिंग का मतलब सर हिलाना होता है, कि नॉडिंग करता है स्ट्रेंजर की वो जो रेड ट्रैप भेजने वाला है, वो कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया। और उसके बाद करता क्या है कि वो उसको स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, वो ओल्ड मैन जो है उसको वापस उसी पाउच में रख देता है। तो अगले दिन दोनों लोग उठते हैं, बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, मतलब समय से काफ़ी उठ जाते हैं। द क्रोनर वाज इन हरी टू मिल्क हिज काउ एंड अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस गॉटन अप। देखो यहाँ पर बताते हैं कि जब आप किसी के घर में गए हैं और आपके दोस्त या जाए किसी के भी घर में आप जाएं, और जब घर का जो मालिक है, फिर घर में कोई सदस्य ना रहे, तो आप घर में अकेले तो रुकेंगे नहीं। तो यहाँ पर उसको भी यही लगता है कि जो ओल्ड मैन था, वो जो क्रॉफ्टर था, क्रॉफ्टर को बहुत जल्दी थी अपने गाय का दूध दूहने के लिए, तो दूध को निकालने वहाँ पर चला गया। तो उसके बाद जो स्ट्रेंजर था उसको भी लगा कि अब बेड में उसको नहीं रहना चाहिए, और वो उसको उठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब उसका जो ओनर का जो घर का ओनर है वो जो है जा चुका है। तो दोनों लोग बहुत ही समय पर एक साथ ही कॉटेज को छोड़ते हैं, यानी कि जो घर था उनको छोड़ते हैं। जो क्रॉफ्टर था वो डोर को लॉक कर देता है और अपने जेब में जो है चाबी रख लेता है। और जो मैन था, जो हमारा स्ट्रेंजर था, जो रेड ट्रैप बेचने वाला था, तो उनको गुड बाय कह के और थैंक यू करके जो है वहाँ पर दोनों लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। पर होता क्या है कि आधे 1 घंटे बाद जो है, 1 डेढ़ घंटे बाद होता क्या है कि जो रेड ट्रैप था वो पेडलर था। पेडलर का मतलब होता है जो हमारे रास्ते पर, मतलब जो रास्ते पर पैदल चले उसको पेडलर कहते हैं। तो पेडलर से ही शब्द बना होता है पेडेस्ट्रियन। तो वहाँ पर होता क्या है कि आधे घंटे बाद वो जो पेडलर था, रेड ट्रैप जो स्ट्रेंजर था, वो फिर से उसी दरवाजे पर आके खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि वो कोशिश नहीं कर रहा था अंदर जाने की, लेकिन उसके दिमाग में कहीं न कहीं चल रहा कि मैंने जो क्रोनर्स के सिक्के दे रखे थे ना कल 3, 30 क्रोनर्स जो वहाँ पर लेदर पाउच में थे, वो मैं कैसे ले लूँ? तो अंदर जाने की कोशिश डोर से नहीं करता, वो केवल विंडोज़ के पास में जाता है और एक पेन को तोड़ता है, स्मैश कर देता है। पेन जो वहाँ पर बना होता है, एक कह सकते हैं खिड़की जो थी, और वो पेन से जो है पेन को तोड़ देता है और अपने हाथ में जो है जो पाउच का होल्ड रहता है 30 क्रोनर्स का, उसको लेता है। अपने पैसे को ही टूक द मनी, मतलब क्रोनर्स के सिक्कों को निकालता है
और उसके बाद फिर अपने पैसे जो है जेब में रख लेता है, और होता क्या है, थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, अपने पॉकेट में मतलब रख लेता है। तो उसके बाद लेदर के पाउच को फिर से वहाँ पर हंग कर देता है, टांग देता है, और उसके बाद उस जगह से अपने आप बड़े आराम से ही चला जाता है। तो होता क्या है कि एज ही वॉकड अलॉन्ग विथ हिज मनी इन पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टनेस, अपने स्मार्टनेस पर वो बहुत ही खुश होता है, प्लीज्ड होता है कि अरे भैया आज तो मैंने ऐसा काम कर दिया ना, मतलब 30 करोड़ सिक्के मिल गए। अब यहीं पर बात हुई कि लीगल वर्क कर रहा था, रैट ट्रैप को बेच करके पैसे कमा रहा था अपनी सोल के लिए, और जो उसकी बॉडली नीड्स थी, जो फिजिकल नीड्स थी, यानी कि जो भौतिक उसकी आवश्यकता थी, उसको पूरा करता था वो चोरी करके और भीख मांगते आज उसने चोरी कर ली थी। उसके बाद वो रियलाइज करता है कि ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू वुड्स, मतलब सोचता है कि अगर मैं पब्लिक हाईवे पर गया, फिर मेन रोड से गया, तो मुझे सब लोग देख सकते हैं, तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए, और वो जंगलों की तरफ चला जाता है ताकि उसे कोई नोटिस ना कर। अब देखो, स्टार्टिंग में जो उसने सोचा था ना, जो उसके दिमाग में जो फैसिनेटिंग आइडिया था, अब उसी में कहीं ना कहीं फंसने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले तो उसको लगता है कोई डिफिकल्टी नहीं, लेकिन जब दिन जैसे जैसे ढल रहा था ना, जैसे समय बीत रहा था, तो उसको फॉरेस्ट बहुत बड़ा और बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था। उसने सोचा कि हाँ, वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में, एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में जो है चलेगा, लेकिन उसके जो रास्ते थे ना, वो ट्विस्टेड बैक फोर्थ कर रहे थे, यानी कि पहले और आगे, फिर मतलब कहीं ना कहीं आगे पीछे, कहीं ना कहीं वॉक कर रहा था, सीधे वॉक नहीं कर पाया, क्योंकि वो फॉरेस्ट बहुत ट्विस्टेड था, बहुत ही घना था। और उसके बाद हो क्या रहा था कि लगातार वो वॉक कर तो कर रहा था, पर उस फॉरेस्ट का जो एंड पॉइंट है, वो एंड पॉइंट नहीं मिल रहा था। मतलब फाइनली उसने ये सोच लिया कि हाँ, वो सेम ही रास्ते पर कई बार चल रहा है, उसको उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं आ पा रही थी कि वो आखिर जाना कहाँ चाहता है। और उसके बाद जब इस तरह उसके साथ चीज़ें होती हैं, बार बार वो उसी जगह पर वापस लौट आ रहा था, उसने कॉल किया, उसने याद किया कि कैसे जो वर्ड और रैट ट्रैप जो है ना, वो सिमिलरिटीज़ कैसे रहते हैं, यानी कि जो उसने सोचा था वो कैसे हो गया। अब उसको लग रहा है कि हाँ, अब उसकी बारी आ गई है। वो खुद ही, वो कहीं न कहीं एक बेट बन गया, कहीं न कहीं वो चारा बन गया और फँस गया है। जो होल फॉरेस्ट है ना, जो उसके ब्रांचेस हैं, जो उसके ट्रंक हैं, जो उसके लट्ठर हैं, जो उसके गट्ठर हैं, और जो उसके गिरे हुए जो लग फॉरेस्ट के पेड़ की लकड़ियाँ हैं, जो पत्तियाँ हैं, वो उसको एक इम्पेनेट्रेबल प्रिज़न की तरह लग रही थी, जिससे वो कभी निकल नहीं सकता। इम्पेनेट्रेबल प्रिज़न का मतलब एक अभेद किला लग रहा था, अभेद, ऐसा अभेद उसको लग रहा था कि हाँ, जिसको भेदा नहीं जा सकता, जिसको कभी भी हम तोड़ नहीं सकते। प्रिजन क्या है? प्रिजन का मतलब कारागार, यानी कि एक अभेद कारागार के लग रहा था। उसको लग रहा था कि ये तो ऐसी जेल है जिसको मैं कभी तोड़ नहीं सकता। तो सिंपली बात ये है कि जो उसने स्टार्टिंग में सोचा था ना, उसको वही वही कहीं न कहीं चीज़ें याद आ रही थी कि मैंने जो सोचा, उसी का जो रास्ता था, जो मैं सोच रहा था, वो रास्ता आज मैं खुद ही बन गया, जो चारा था, मैं चारा खुद ही बन गया। उसके बाद जो कहानी आती है कि इट वाज़ लेट इन दिसंबर, दिसंबर में, एक दिसंबर की बात है, डार्कनेस वाज़ ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। अब जो अंधेरा था, वो कहीं न कहीं फ़ॉरेस्ट के ऊपर आ रहा था। अब जैसे अंधेरा आ रहा था, तो वो डेंजर भी इंक्रीज़ कर रहा था। क्यों? क्योंकि अंधेरा क्या करता है? अंधेरा डर को बढ़ाता ही है। और उसके बाद होता क्या है कि ग्लूम और डिस्पेयर, यानी कि ग्लूम, जो उसकी निराशा की जो झलक थी, डिस्पेयर मतलब निराशा, ग्लूम मतलब उदासी, जो उसकी उदासी और निराशा थी ना, वो और भी बढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि ही सॉ नो वे आउट, कोई भी रास्ता उसको दिख नहीं रहा था। वो केवल ग्राउंड पे पड़ गया था, और उसको लग रहा था ना कि वो मरने वाला है। थिंकिंग उसकी लास्ट मोमेंट पर यही आ गई थी कि हाँ, अब वो कहीं न कहीं डेथ होने वाली है उसकी, और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इतनी ज़्यादा उदासी और निराशा में बस गया, जब रास्ता नहीं मिला निकलने का, उसने सोचा अब तो भैया फँस गए, अब क्या होगा मेरा? अब उसको लगा कि हाँ, लग रहा है कोई कोई जानवर तो नहीं आ जाएगा, लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड पर लेटा ना, उसका जो अपना सर था उसने ग्राउंड पर रखा, तो उसने जब उसके कान ज़मीन से टच हुए, तो उसको थंपिंग सुनाई दी। थंपिंग का मतलब खट-खट जो आवाज़ आती है, तो जैसे लगा कि हाँ, कोई, उसने ये दिमाग लगा लिया कि हाँ, वो कोई न कोई अगल-बगल जो फैक्ट्री है, आयरन मिल है, जहाँ पर हैमर के स्ट्रोक्स हो रहे हैं। जब आप हैमर मतलब जब हथौड़े से कोई न कोई आप स्ट्राइक करते हैं, तो थंपिंग की आवाज़ आती है। तो उसको थंपिंग की आवाज़ सुनाई दी, और उसको लगा कि हाँ, कोई न कोई नियर बाय होगा। उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ समन किया, समन मतलब बुलाना। खड़ा हुआ और स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जिस तरफ से साउंड आ रहा था ना, उस तरफ से लड़खड़ाते हुए वो चलना शुरू कर दिया। स्टैगर्ड मतलब लड़खड़ा कर चलना। तो जो रैमज़ो आयरन वर्क्स थी, जो उसने, जो इसके ओल्ड मैन था, जो ओल्ड कॉटेज में रहता था, उसने बताया था कि मैं वहाँ पर करता था, वहीं पर वो रैमज़ो आयरन वर्क थी, विच आर नाउ क्लोज डाउन, अब वो बंद हो चुकी थी। और ये बहुत पहले की बात नहीं है, वो वहाँ पर एक लार्ज प्लांट रहता था, स्मेल्टर था। स्मेल्टर का मतलब जहाँ पर
जब आयरन को जब मेल्ट किया जाता है और उसको एक परफेक्ट ढांचे में डाला जाता है, जो उसका जो एक खांचा होता है उसी ढालने की जो प्रोसेस होती है और जिस चीज़ से उसको किया जाता है उसको स्मेल्टर कहते हैं। रोलिंग मिल एंड फॉज, फॉज का मतलब भट्टी होती है, रोलिंग मिल जो मतलब मिल होती है जिसमें हम लोग यूज करते हैं। तो आगे बात आती है, इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड barges and scows slid down the canal which led to large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal crates. अब यहाँ पर फैक्ट्री है तो बात हो रही है कि यहाँ पर कुछ जो नाव होती है बार्जेस का मतलब जो फ्लैट सरफेस की जो मतलब जो फ्लैट बॉटम की जो नाव होती हैं, जो बोट्स होती हैं, उनकी बात की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि कैनाल से जो है ये जो बार्जेस और स्काउच हैं स्लिड डाउन होते हैं, और यहाँ पर हुआ क्या कि इसी कारण जो है एक लार्ज इनलैंड लेक बन गई। ये समर टाइम में होता है, और विंटर टाइम में क्या है कि जब मिल का जो ब्लैक कोल डस्ट होता है वो उड़ कर जाता है और वहाँ पर लगता है कि हाँ, जैसे लगता है कि वहाँ पर सड़क में जो है बहुत बड़े चारकोल क्रेट्स हों। क्रेट्स का मतलब बहुत बड़े-बड़े कह सकते हैं कि आप ब्लॉक्स हों। तो ये थोड़ा-सा वहाँ पर बात की जा रही है कि फैक्ट्री किस तरह की पोज़ीशन में है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लार्ज डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज helper sat in the Dutch forge near the furnace waiting for the pig iron which have been put in the fire to be ready to put on the anvil। अब देखो, यहाँ पर ना फैक्ट्री की वर्किंग की बात हो रही है। जो एनविल होता है ना, एनविल जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग लोहार के यहाँ जाते हैं जहाँ पर लोहे का काम होता है, तो वहाँ पर एक कोई न कोई लोहे की एक नीचे कोई एक पीस होता है, एक कह सकते हैं जैसे वो दिखने में कैसा होता है जैसे रेलवे ट्रैक की तरह, और एक छोटा सा पीस होता है उसका, और उस पे रख कर लोहे को वो पीटता है। तो एनविल उस चीज़ को कहते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मास्टर स्मिथ हैं और जो उसका हेल्पर है, यानी कि जो हेल्पर है, जो हेल्प करने वाला आदमी है, वो दोनों लोग फौज के नियर में बैठे हैं, यानी कि जो भट्टी है उसके नियर बैठे हैं, और जो फर्नेस है वहाँ पर वेट कर रहे हैं किस चीज़ का, पिग आयरन का, कि जो पिग आयरन है वो फायर पे सेट करेंगे और उसके बाद उसको ला करके वो एनविल पर सेट करेंगे, उसको फ्रेम देंगे, उसको पीट कर मतलब उसको सही शेप में ला देंगे। तो एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट टू स्टेयर अप ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग इन फ्यू मोमेंट्स, यानी कि हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो लोग खड़े होते हैं और जो एक लॉन्ग आयरन बार है ना, उससे जो है उसको हिलाते हैं, जो ग्लोइंग मास वहाँ पर लोहा पिघल रहा है उसको कहीं न कहीं उसको स्टीयर करते हैं, स्टीयर द पॉट, यानी कि उसको पॉट में जो रखा गया है उसको स्टीयर करते हैं, और उसके बाद कुछ मोमेंट में फिर वो लौट आते हैं। तो हुआ क्या कि ड्रिपिंग विथ परस्पिरेशन थॉ एट एज वाज द कस्टम ही वॉर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज। अब उसने पहना क्या है कि अब जानते हैं कि लॉन्ग शर्ट और एक पेयर ऑफ लकड़ी के उसने एक जूते पहने हैं। यहाँ पर बात यहाँ पर ये हो रही कि जो उसका पहनावा है, जो उसकी पोशाक है एक हेल्पर की, वहाँ पर उसकी बात हो रही कि जैसा लगा है कस्टम ही हो, पर कस्टम नहीं हो सकता है, वहाँ पर उनकी मजबूरी हो या फिर कोई न कोई नियम हो कि हाँ उन चीज़ों से बचाव के लिए वो लोग एक कह सकते हैं कि जैसे हम लोग जैसे हेलमेट नहीं लगाते हम लोग गाड़ी चलाते समय, तो एक कहीं न कहीं वो प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। ऑल द टाइम देयर वाज मेनी साउंड टू बी हियर्ड इन द फॉल्ज। हर बार ऐसा होता है कि फौज में जो भट्टी है उसमें आप वहाँ पर कई ऐसे साउंड सुनने को मिल जाते हैं, जैसे कि कई बार होता है कि बर्निंग कोल हो, जैसे आप लोग देखे होंगे लकड़ी है, लकड़ी जले तो खट से आवाज़ आएगी, फूट गई, यानी कि विस्फोट हो गई। तो वहाँ पर इस तरह से भी कई होता है, जलने की और फूटने की आवाज़ होती है। तो फायर बॉय सॉबल्ड चारकोल इनटू मॉब फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। जो फायर बॉय है वहाँ पर वो कैसे चारकोल को फर्नेस पे डाल करके और उसको क्लैटर कर रहा है, यानी कि उसको सही शेप में ला रहा है। वो जो वहाँ पर लकड़ी की पूरी, जो वहाँ पर लोहे की पूरा काम हो रहा है, लोहे के पूरे काम को समझाया जा रहा है कि कैसे वहाँ पर क्लैटरिंग की जा रही है। अब क्लैटरिंग बेसिकली होती क्या है, क्लैटर का यहाँ पर रेफरेंस इस चीज़ से लिया गया है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब आप लोहार की दुकान पर जाएं या फिर कहीं पर ऐसी जगह जाएं जहाँ पर लोहे में काम हो रहा है, तो भैया जब लोहे का काम होगा तो आवाज़ तो कुछ न कुछ आएगी ही, और थंपिंग की आवाज़ ही केवल काम नहीं होगा, खटखटाने की भी आवाज़ आती है, कुछ न कुछ पीटा जा रहा है, ठोका जा रहा है। तो लोहा है भाई, लोहे लोहे की जब टकराहट होगी तो आवाज़ जो आएगी। तो क्लैटरिंग यहाँ पर वही है कि वो जो साउंड आती है ना, खट-फट, खटाखट, फटाफट जो हो रही है, वही वहाँ पर साउंड है कि क्लैटरिंग वहाँ पर हो रही है कंटीन्यूअसली। और ये हमेशा उस जगह पर होगी जहाँ पर लोहे का काम होगा, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो या फिर कोई दुकान हो। और हुआ क्या है कि आउटसाइड रोड द वाटरफॉल सॉफ्ट नॉर्थ विंड फिप्स द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ। यहाँ यानी कि बात हो रही है कि जो बाहर की तरफ क्या है कि वाटरफॉल गिर रही है, वाटरफॉल क्या कर रोर कर रही है, यानी कि वाटरफॉल भी दहाड़ रही है, यानी कि वाटरफॉल के जो स्टोन पे गिरने का जो साउंड है वहाँ पर वो चीज़ आ रहा है। और सॉफ्ट नॉर्थ विंड फिफ्ट द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ। जो ब्रिक टाइल की जो रूफ बनी हुई है,
जिस पर टाइल्स लगी हैं ब्रिक्स की, तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नॉर्थ की विंड है वो बहुत ही आसानी से उसको व्हिप कर दे रही है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा 2 चीज़ों का कंट्रास्ट लिया गया है। इट वाज़ प्रोबब्ली ऑन द अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज़ दैट द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन्ड द गेट एंड एंटर्ड द फॉर्ज अंटिल ही स्टूड क्लोज़र टू द फर्नेस। यानी कि इन्हीं सब कारणों से हुआ क्या कि जब एक आदमी अंदर गेट खोल कर घुस आया और उस आदमी ने, जो ब्लैक स्मिथ था, उसने नोटिस नहीं किया उस आदमी को तब तक जब तक वो पास जाकर भट्टी के पास में खड़ा नहीं हो गया। भाई इतनी आवाज़ हो रही है, खटाखट फटाफट हर जगह खट टन पन की आवाज़ हो रही है, क्लैटरिंग हो रही है, क्लैमोरिंग हो रही है, थंपिंग हो रही है, तो कई तरह की जब नॉइजेस निकल रही हैं तो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, तो ज़्यादा उधर तरफ ध्यान नहीं जाता। तो यही कारण था कि ब्लैक स्मिथ उसको नहीं देख पाया। क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन और भी थे, तो वहाँ पर उतना डिस्ट्रैक्शन कारण वहाँ अटेंशन उतना नहीं हो पाया। तो हुआ क्या कि Chevrolet was nothing usual for poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes। अब देखो, ये तो कोई नई बात नहीं थी, कोई अनयूजुअल नहीं थी, कि कुछ चीज़ नहीं थी कि जो हमारा गरीब वेगाबाउंड है, जो इधर-उधर भटकने वाला राहगीर है, वो शेल्टर के लिए उस जगह से अट्रैक्ट हो जाएगा जहाँ पर लाइट की ग्लो होगी, और वो भट्टी के आसपास तो खासकर क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसको गर्माहट मिलेगी और ठंडी बाहर बहुत ज़्यादा है। एंड टू कम टू इन टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, यानी कि आग के सामने भाई आएगा ही, ठंडी को दूर करने के लिए वो आग के पास आएगा, क्योंकि उसको वहाँ पर गर्माहट मिल रही है। तो ब्लैक स्मिथ ने उसको एक कैजुअली एक बार देखा और थोड़ा सा ज़्यादा उदासीनता से इंट्रूडर से बात उसने ज़्यादा नहीं की। क्यों? अब वो जिस तरह से लोगों को देखता था हमेशा, तो वैसे ही उसने उसको भी देखा। उसने देखा कि कैसे जो उसके लोग थे, ही लुक द वे ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड विथ अ लॉन्ग बियर्ड डर्टी एंड रैग्ड एंड विथ ए बंच ऑफ रेड टेप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। यानी कि उसका अपीयरेंस की बात हो रही है कि उसकी एक बड़ी दाढ़ी है और डर्टी और रैग्ड उसका जो है एक फेस है, यानी कि रैग्ड मतलब बहुत ही घिसा पिटा उसने कपड़ा पहना हुआ है, तो बंच ऑफ रेड टेप्स उसने जो है अपनी चेस्ट पर टांगा हुआ है। तो यही सब चीज़ें बात हो रही है। तो हमारे जो स्ट्रेंजर है, जो हमारा रेड ट्रैप बेचने वाला, उसने परमिशन मांगी रुकने के लिए, लेकिन ब्लैक स्मिथ जो हमारा मास्टर था, मास्टर ब्लैक स्मिथ ने क्या कहा कि हाँ, अपना सर हिला दिया, नोडेड कर दिया। देखो यहाँ पर नोडेड कई बार शब्द यूज हो रहा है, यानी कि नोडेड एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस वाला शब्द है। तो हॉटी कंसेंट क्यों? बहुत ही गर्व के साथ उसने, बहुत ही अहंकार के साथ कंसेंट दिया, उसको राजी किया। हाँ ठीक है, विदाउट हॉन्डिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, यानी कि एक शब्द भी नहीं बोल पाया कि अच्छा हाँ कहाँ से आए हो, कैसे हो, क्यों रुकना चाहते हो। यानी कि उसने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन उसने सर को नोट कर दिया कि हाँ तुम यहाँ पर रुक सकते हो, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं मास्टर ब्लैक स्मिथ हूँ और उसने मेरे अंडर शेल्टर ली है, तो मैं बहुत ही बड़ा आदमी हो गया। यानी कहीं ना कहीं उसको इगोइस्टिक एटीट्यूड उसका कहीं ना कहीं शो हो रहा है। तो जो हमारा स्ट्रेंजर था उसने भी कुछ नहीं बोला। और क्यों बोलता भाई, उसने तो वहाँ पर केवल वो सोने गया था और केवल वार्म होने गया था, केवल आग की गर्मी को लेने गया था, वो उसको कोई ज़्यादा मतलब भी नहीं था। तो वहाँ पर वो आराम से रुक गया। तो उन दिनों हुआ क्या कि जो रैमज़ो आयरन मिल्स है, वो वेरी इंपॉर्टेंट आयरन मास्टर उसको ओन करते थे, हुज़ ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज़ टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। यानी कि उसका जो एम्बिशन था, जो उसका टारगेट था कि हाँ, वो अच्छे लोहे को मार्केट तक भेजे, जो हमारे रैमज़ो आयरन मिल के ओनर थे। ही वॉज बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। यानी कि वो दिन रात नज़र रखता था कि उसका काम बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। वो बहुत ही परफेक्शनिस्ट व्यक्ति था, उसको बहुत ही अच्छे से काम चाहिए था। एंड एट दिस मोमेंट ही केम टू द फॉर्ज ऑन द वन ऑफ हिज नॉटी राउंड्स ऑफ द इंस्पेक्शन। यानी कि नाइटली राउंड्स, यानी कि उसके जो रात के जो इंस्पेक्शन के जो राउंड थे, इंस्पेक्शन का मतलब जांच करना, चेक करना, वो राउंड लेने यहाँ पर भी वो आया था। और उसने देखा कि यहाँ पर काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं। लेकिन उसके देखने के पहले नेचुरली द फर्स्ट थिंग he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet. यानी कि उसने इंस्पेक्शन के पहले ये चीज़ नोटिस करी कि एक रैग मफिन, यानी कि एक हमारा जो स्ट्रेंजर है, जो हमारा क्या कहते हैं, रेड ट्रैप बेचने वाला जो व्यक्ति है, वो क्या है कि इतने ज़्यादा भट्टी के नज़दीक खड़ा है कि जो उसके कपड़े हैं, जो उसके पहनावा है, उस भीगा हुआ है और वहाँ से स्टीम उठ रही है। यानी कि जब आप देखिए कपड़े को बहुत नज़दीक ले जाइए आग के, और अगर वो गीला है तो वहाँ पर भाप निकलने लगती है। वैसे ही यहाँ पर हो रहा है कि कपड़े से भाप निकल रही है, उसके जो वेट ट्रैक्स है वहाँ से भाप निकल रही, इतना वो नज़दीक खड़ा है। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ। यानी कि
जो आयरन मास्टर था, उसने ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल नहीं फॉलो किया। क्यों? हु हैड हार्डली डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, यानी कि उसने कहा था कि उस स्ट्रेंजर के ऊपर तुम बहुत ही खास नज़र रखना, पर उसने उसका एग्जाम्पल या फिर उसका जो ऑर्डर था उसने फॉलो नहीं किया। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, जो हमारा मालिक था वो उसके बहुत नज़दीक है। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, बहुत ही अच्छे से उसके पूरे जो उसका अटायर था, जो उसका आउटफिट था, उसने उसको देखा, उसके जो अपीयरेंस थे उसको देखे। देन टर्न ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। अब देखो जो हमारा स्ट्रेंजर था, जो रेड ट्राई बेचने वाला था, उसने हैट भी पहनी थी। आप देखो अभी हम लोग को पता चला कि वो हैट भी पहनना था, तो उसने उसको हैट को निकाला और टोर ऑफ किया। उसके बाद उसको उसका एक अच्छा व्यू लेने के लिए, यानी उसका चेहरा दिख सके, उसने उसके हैट को हटा दिया। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नेल सोल्व, ही सेड, हाउ डू यू लुक। अब क्या हुआ? अब उसको लगा कि अरे भैया ये तो तुम हो नील ओल्स। उसने हो सकता है कि शायद वो ऐसा आदमी रहा हो जो उसको पहचान रहा हो। तो ये तो स्टोरी के आगे ही पता चलेगा ना, अगर पहले पता चल गया तो पूरे सस्पेंस स्टोरी का खराब हो जाएगा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैमजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। यानी कि देखो जो हमारा ओनर है रैमजो आयरन मिल्स का, वो तो कह रहा है कि तुम तो नील्स ओल्फ हो। लेकिन जो रेड ट्रैप बेचने वाला था, वो उसने आयरन मास्टर को उसके पहले वहां पर नहीं देखा था, वो तो उसका नाम भी नहीं जानता था। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर। यानी कि उसने कहा कि जब उसने सोचा कि अगर उसका एक एक्वेंटेंस, उसका साथी है, अगर वो इतना फाइन जेंटलमैन हो सकता है, तो हो सकता है कि वो उसके ऊपर उसको कुछ जो है कपल ऑफ क्रोनस भी दे दे, यानी कि उसके ऊपर थोड़ा सा खर्चा भी कर दे, उसको थोड़ा सा क्रोनस दे भी दे। अब देखो उसके बाद उस क्या सोचता है, देयर फॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। डिसीव का मतलब धोखा देना होता है, और अनडिसीव का मतलब धोखा नहीं देना। यानी कि उसने सोचा कि एक बार में उसको पहली बार जब इस तरह वो उसको लग रहा है कि हाँ उसका पुराना कोई साथी है, तो उसने सोचा मैं उसको धोखा क्यों दूं। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हाउल विथ मी डाउन हिल विथ मी, ही सेड। यानी कि उसने जवाब क्या दिया कि उसने ये नहीं कहा कि भैया मैं तुमको नहीं जानता या फिर तुम कौन हो, उसने पूछ लिया, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि भगवान जाने, अब चीज़ें हमारी ज़िंदगी के विपरीत चली गई, डाउन हिल हो गई, मेरी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। तो उसके बाद जो आयरन मास्टर जो मालिक था वो रैमजे आयरन मिल्स का, उसने कहा कि यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। यानी कि तुमको रेजिमेंट से जो है रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। दैट वॉज अ मिस्टेक, इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम इट नेवर वुड हैपन। यानी कि वो तो एक मिस्टेक थी, अगर मैं उस समय सर्विस में होता तो शायद ये कभी भी दोबारा ना हुआ होता। लेकिन चलो छोड़ो, अब तुम मेरे साथ घर चल रहे हो। यानी कि जो रैमज़ो आयरन मिल्स का जो ओनर था, उसने कहा कि आप चलो छोड़ो, जो गलती हो गई, तुम रिज़ाइन कर दिए रेजिमेंट से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। टू गो अलोंग टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउ डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। अब देखो यहाँ पर जो हमारा वैगाबॉन्ड था ना, इसको बहुत ही अजीब लगा। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि जो मैनर हाउस का मतलब जो उसके मैनर हाउस जो टर्म होता है, इसको यूज़ वहाँ पर करते हैं जब आप कभी भी बहुत ही बड़े फार्म हाउस की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, कि बहुत ही बड़ा जो आदमी हो। और कई बार ये भी हम कहते हैं कि इसके पास हाँ काफ़ी अच्छी ज़मीन हो, जैसे अपने भारत में कह सकते हैं कि कोई जागीरदार या फिर कोई ज़मींदार हो, उसका कोई कोठी हो, तो वहाँ पर ये कह सकते हैं। तो मैनर हाउस में जाकर वो रिसीव करना ओनर को, ओनर की मतलब जो उसका जो बुलावा है, जो इनविटेशन है, उसको एक्सेप्ट करना। उसके बाद और कहाँ पे जाके मिलना, उसका ओनर कैसा है, रेजिमेंटल कॉमरेड का कोई दोस्त है, आप सोचो, मिलिट्री का कोई दोस्त, उसके साथ जाके मिलना। उसको थोड़ा सा अजीब लगा, उसको ये बहुत ही खुशी नहीं हुई कि मतलब अब क्या होगा भैया, मैंने कर तो दिया हाँ, लेकिन अब देखो क्या होता है। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। यानी कि उसने बहुत चौकन्ने होकर कहा कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, मैं ऐसा नहीं सोचता, रहने दो। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर। फिर उसके बाद उसने सोचा कि भाई 30 क्रोनर मेरे पास हैं, एंड टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन। अब देखो इसके घर पर जाना ना एकदम सेम टू सेम वैसा होगा कि जैसे अपने आप को जंग शेर के गुफा में झोंक देना। क्यों? क्योंकि 30 करोड़ उसने चुराए हैं, चोरी की है, और उसके बाद भी घर किसके जा रहा है, मिलिट्री मैन के। यानी कि जो रूल्स के बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फौज एंड देन स्नीक अवे एट इनकॉन्स्पिकुअसली एज पॉसिबल। यानी कि वो तो सिर्फ इस भट्टी में सोना चाहता है, और स्नीक अवे हो जाएगा, यानी कि चुपके से भाग जाएगा, इनकॉन्स्पिकुअसली एज पॉसिबल, यानी कि किसी के नज़र में आए बिना, किसी के संज्ञान में आए बिना, किसी के दिमाग में आए बिना वो चुपचाप निकल जाएगा यहाँ से,
और किसी को भनक भी नहीं होगी। द आयरन मास्टर अज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ हिज माइजरेबल क्लोथिंग। लेकिन आयरन मास्टर को क्या लगा, जो उसका मालिक था जो मिल का, उसको लगा कि वो केवल कुल शर्मिंदा महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी क्लोथिंग ऐसी है, माइजरेबल है, बहुत ही खराब स्थिति में है। तो उसको लगा कि शायद इसीलिए वो उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ हियर देयर। यानी कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो जबकि मेरे पास इतना बढ़िया घर है, तो तुम्हें मैं यहाँ पर कैसे रहने दूँ? तुम तो मेरे इतने अच्छे मित्र हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पर कैसे रहने दूँ? ही सेड एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव शेयर्ड माई बॉयज आर अब्रॉड। यानी कि वो बताता है कि एलिजाबेथ तो अब मर चुकी है, और तुमने जैसे सुना होगा कि मेरे जो बच्चे हैं वो कहाँ पर है, विदेश में है। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। यानी कि मेरी सबसे बड़ी बेटी को छोड़ करके और मुझे छोड़ करके घर पर कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। यानी कि हमारे लिए कितने बुरे की बात है, हमारे लिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारे लिए क्रिसमस मनाने के लिए हमारे पास कोई कंपनी नहीं है, हमारे पास कोई दोस्त नहीं, कोई साथी यार नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं कि हम क्रिसमस अच्छे से मना सकें। नाउ केम अलॉन्ग विथ मी एंड हेल्प अस मेक क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। यानी कि अब तुम मेरे साथ आओ और जो क्रिसमस का फूड है उसको थोड़ा सा जल्दी हम लोग ख़त्म करें, डिसअपियर करें, यानी कि उसको अच्छे से मिल बांट के खाएं और कहीं ना कहीं क्रिसमस को यादगार बनाएं। तो वो उसको आग्रह करता है कि नहीं नहीं, तुम मेरे साथ अब घर चलोगे, तुम मेरे दोस्त हो अच्छे हो। पूरा बताता है कि मेरे घर पे बच्चे नहीं हैं मेरे, मैं और मेरी सबसे बड़ी बेटी हैं। तो उसको चलाने के लिए कहीं न कहीं वो राज़ी करता है। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। यानी कि आयरन मास्टर को लगा कि अब ये शायद नहीं जाएगा, क्योंकि स्ट्रेंजर बार-बार नो नो कर रहा था। वो जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन उस अब आयरन मास्टर को लगा कि चलो अब मुझे हार मान लेनी चाहिए, मुझे इतना ज़्यादा इसको फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। It looks at though Captain Von Stahl preferred to stay with you tonight. Eastern storm, he said to the master blacksmith and turned on his नील। अब देखो, अब जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था उससे वो बात कहता है ओनर कि जो कैप्टन वॉन स्टैल हैं, वो वॉन स्टैल जो है आज शायद इन्होंने फैसला किया है ये तुम्हारे साथ ही रहेंगे। और उसके बाद फिर वो अपने हील पर वापस मतलब रिटर्न होते हैं और वहाँ पर जाने के लिए तैयार होते हैं। बट ही लाव टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। यानी कि जो ब्लैक स्मिथ था, वो दोनों, वो और वो वहाँ पर जो खड़ा था, वो व्यक्ति था, वो आदमी, वो दोनों लोग लाभ करते हैं क्योंकि उसको पता था कि उन्होंने लास्ट अपने वर्ड्स को नहीं किया। अब ऐसी क्या बात थी कि उसने वहाँ पर हंसी? तो यहाँ पर आगे देखेंगे कि इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हेard द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फॉल्स। यानी कि जो कैरेज व्हील यहाँ पर कह सकते हैं कि जो उनकी जो कैरेज की गाड़ी थी, जो कैरेज की व्हील से, कैरेज का मतलब जो ढोने वाली गाड़ी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सही सही एक रथ की तरह यूज होती है, वो कैरेज कार्ट कार्ट कह सकते हैं जिसको इक्का कहते हैं। एंड न्यू गेस्ट कम इन, यानी कि एक नई गेस्ट आ गई। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर। लेकिन इस बार कोई आयरन मास्टर नहीं था, यानी कि कोई वहाँ पर मालिक नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन दैन ही हिमसेल्फ। यानी कि उसने सोचा कि परसुएशन की पावर है, यानी कि जो अपनी बात को मनवाने की जो ताकत है उसके बेटी के पास ज़्यादा है दैन की उसके। तो उसने बेचा कि हाँ, लगता है कि कैप्टन वॉन स्टैल को यही जो है बुला सकती है। सी इंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट। वैलेट का मतलब नौकर होता है। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, यानी कि एक बिग फर कोट। फर का मतलब जो बाल के जो बनते हैं, जो अ, कई बार एनिमल्स के स्किन्स को या फिर उनके जो हेयर्स होते हैं उनको यूज़ करके बनाया जाता है। तो मोटा एक कोट लेकर, सी वर नॉट ऑल एट प्रिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा वो प्रिटी नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट एंड साई। यानी कि बहुत मॉडेस्ट यानी कि पोलाइट थी, और क्वाइट साई थी यानी थोड़ा सा शर्मीली थी। इन द फौज एवरीथिंग वॉज जस्ट एंड इट हैड बीन अप अर्लियर इन द इवनिंग। जो फौज में था, फौज यानी कि जो भट्टी में बहुत ही जल्दी सब कुछ हो गया था, और वो बहुत ही अर्लियर था इवनिंग में। इवनिंग की बहुत ही अर्ली में, यानी कि बहुत अच्छे बहुत जल्दी समय में वो आ गई थी। द मास्टर ब्लैक हैड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन दियर बेंच एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। यानी कि अभी भी मास्टर और उनके जो वर्कर था, जो उसका हेल्पर था, वो दोनों लोग बेंच पर ही बैठे थे, और जो आयरन और चारकोल था वो ग्लो कर रहा था, यानी कि अभी भी वो जल रहा था फर्नेस। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर। और वो जो स्ट्रेंजर था वो ज़मीन पर अपने आप को लिटा लिया था, वो सो रहा था वहाँ पर। एंड ले विथ ए पीस ऑफ बिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आईज। यानी कि
एक लोहे का एक टुकड़ा वहाँ पर लेकर के, जो पिग आयरन का एक टुकड़ा था उसको लेकर के अपने हेड के नीचे एज ए पिलो की तरह यानी कि तकिए की तरह यूज़ कर रहा था, और अपने हेड से जो है अपने आइज़ को उसने डाउन किया हुआ था, मतलब यानी कि ढका हुआ था। एज सून एज अ यंग गर्ल कॉट साइट हिम, जैसे ही वो यंग गर्ल उसको देखती है, सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, यानी कि वो वहाँ पर जाती है और उसके हेड को हटाती है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, ही जम्प्ड अप abruptly and seemed to be quite frightened, यानी कि वो जैसा लगा कि वो जो आदमी था वो एक आंख खोल कर सो रहा हो, यानी कि सबूत से ही लगा कि उसको देखने से ही लगा कि वो एक आंख को खोल कर सो रहा है, यानी कि बहुत ही अलर्टनेस थी, सोने के बाद भी अलर्टनेस थी कि हाँ कुछ होगा तो वो जाग जाएगा। तो हुआ यही कि जैसे ही वो यंग गर्ल जो है उसकी जब हैट हटाती है तो होता ये है कि वो बहुत ही तेज़ी से जंप करता है और वो बहुत ही डरा हुआ महसूस करता है। तो यहाँ तक हमारी स्टोरी हो गई है। अब स्टोरी बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि चैप्टर भी बहुत लंबा है और यहाँ पर लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड चैप्टर को कवर किया जा रहा है। हर एक बारीक पहलू को बहुत ही विस्तृत तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आप लोग इसको हो सके तो शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि यूट्यूब के इतिहास में एक नई सीरीज शुरू हो चुकी है जहाँ पर एनसीईआरटी एक्सप्लेन्ड जो हमारी सीरीज चल रही है, बहुत बारीकी बहुत ही सघनता के साथ हर चीज़ को कवर किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर कोई सुझाव, कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, बताइए कि और क्या चीज़ें की जा सकती है। और साथ ही साथ बने रहिए सैपियंस क्वेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्तुभ्यम, वंदे मातरम।